यहाँ एकत्रित हुए हैं एक बहुत ही अहम विषय के बारे में बात करने के लिए। हम अक्सर सुनते हैं कि एमएसएमई जो है, मीडियम माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्राइजेस, ये देश की आन बान और शान होती है। ये इसीलिए है क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे देश का जो 60% पॉपुलेशन है वो इसके ऊपर अपने जन आहार को चलाता है। ये इसीलिए भी है क्योंकि हर बड़ा उद्योग जिसे बड़ा बनना है उसे अपने कारोबार को चलाने के लिए इन एमएसएमईज की आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है। लेकिन आज ये विषय हमारे सामने है कि क्या इन एमएसएमई के साथ में न्याय हो रहा है? क्या ये एमएसएमई को जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दिया जा रहा है या जो एमएसएमई की नीतियां हैं वो परिपूर्ण है? मेरे हिसाब से 2014 के बाद में इस क्षेत्र में बहुत काम हुआ है और होता आ रहा है, लेकिन अभी भी राह बहुत लंबी है और बहुत काम बाकी है। एमएसएमई की नीतियां ऐसी होनी चाहिए जो एमएसएमई फ्रेंडली हो, क्योंकि अगर वो नीतियां एमएसएमई फ्रेंडली होगी तो ही वो आगे जाकर के बड़े उद्योगों को फायदा पहुंचा सकती है। आज एक एमएसएमई व्यक्ति अपना घर, मकान, दुकान, अपनी पर्सनल गारंटी, अपने परिवार के जेवर जेवरात सब कुछ गिरवी करके व्यापार करने के लिए पैसे उठाता है, लेकिन जब उसके व्यापार में कोई बीमारी आ जाती है, जैसे हम सिक इंडस्ट्रीज कहते हैं, या हम जब ये कहते हैं कि उसके व्यापार में किसी दबाव या तनाव की उत्पत्ति हो जाती है, तब क्या उसे सही ट्रीटमेंट दिया जाता है? क्या ये सही है कि अगर 90 दिन में आप बीमार होने के बाद में स्वस्थ नहीं हुए तो आपकी मौत हो जानी चाहिए? पर विडंबना यही है कि आज हमारे कानून, हमारे रेगुलेशन ऐसे हैं कि 90 दिन तक अगर आप अपना कर्जा नहीं दे पाए डिफॉल्ट होने के बाद में तो आप एनपीए घोषित कर दिए जाओगे। अच्छी बात यह भी है कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें हस्तक्षेप किया और एक ऐसा जजमेंट पास किया कि यदि आप एक एमएसएमई हैं और आपने आपके लेंडर को पहले से बता रखा है कि आप एक एमएसएमई हैं, तो उसको एनपीए का ट्रीटमेंट देने के पहले उन्हें आरबीआई की गाइडलाइन के अंतर्गत आपको रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा।